आज तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। नाम है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को डायरेक्ट आप समझ भी नहीं सकते जब तक कि आप हिमांक को समझ ना लें। और दूसरी बात, हिमांक के बारे में आप जानते सब हैं, लेकिन या तो गलत जानते हैं या फिर पूर्ण बात नहीं जानते हैं। जब आप जानेंगे तो आप अपने पहले के नॉलेज से कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप पूरी तरह से हिमांक को नहीं समझते थे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिमांक अवनमन, इंग्लिश में इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और शॉर्टकट में इसी को सिंबल में इंडिकेट किया जाता है डेल्टा टी एफ से। तो सबसे पहले ये टॉपिक तो डायरेक्ट होगा नहीं, इसके अंतर्गत एक सब टॉपिक आएगा जिसका नाम है हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग एफ पी से इंडिकेट करते हैं। आप बताइए तो आप क्या जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में? फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई द्रव किस में बदल बदल जाता है। इससे ज़्यादा भी कुछ जानते हैं? नहीं। तब ये सब बात को पीछे हटाइए और जो जानना चाहिए वो जानिए, तभी इससे संबंधित बातों को आप समझ पाएंगे। एरो दीजिए और लिखिए। वह ताप ठीक लिखा हुआ है। एरो दीजिए और लिखिए। वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था साम्यावस्था में रहता है, साम्यावस्था, ऐसे साम्यावस्था में रहता है, उसे उस पदार्थ का उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट एरो। वह ताप जिस पर वह ताप टेम्परेचर वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने की दर, ठोस से द्रव में बदलने की दर तथा
द्रव से ठोस में बदलने की दर तथा द्रव से ठोस में बदलने की, पहले बोले हैं ठोस से द्रव में बदलने की दर और बाद में बोले हैं द्रव से ठोस में बदलने की दर बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसे हिमांक कहते हैं। उसे हिमांक कहते हैं। उसे हिमांक कहते हैं। लिख लिए। देखिए ये दोनों डेफिनीशन एक ही है, अलग अलग नहीं है, खाली थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। समझिए फ्रीजिंग पॉइंट को कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, पूरा क्लास एकदम ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं और इस पानी को हम फ्रीज में डाल देते हैं और फ्रीज में डालने के बाद वहाँ का टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं कितना डिग्री से, 0 डिग्री से, एग्जैक्ट 0 डिग्री से, ना 0 डिग्री से ज़्यादा और ना ही 0 डिग्री से कम। अभी ये पानी बाहर में रखा हुआ है, बाहरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सी के आसपास का, मान लीजिए अभी ताप है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जब आप इसको फ्रीज में रखें तो फ्रीज में जैसे ही आप रखें तो ये पानी ठंडा होने लगेगा। पानी ठंडा होने लगेगा तो ठंडा होते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सी पर, क्योंकि आप टेम्परेचर को कितना रखे हैं, 0 डिग्री सी। जरा बताइए तो जैसे ही 0 डिग्री सी पर जाएगा क्या होगा, द्रव जो है वह ठोस में बदल जाएगा या बदलने लगेगा, बदलने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, नहीं नहीं, टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर ही है, टेम्परेचर को अब नहीं घटा रहे हैं हम, एग्जैक्ट 0 डिग्री सी पर रखे हुए। आप सब जानते हैं पानी का हिमांक 0 डिग्री सी होता है, इसीलिए हम 0 डिग्री सी लिए। देखिए अब हम आपको समझाते हैं क्या होता है। आप जो जानते हैं वह अधूरा है या गलत। आप यदि ये बोले हैं कि पानी जो है सारा का सारा बदल जाएगा बर्फ़ में, ये गलत बोले। कुछ हद तक ये सही है कि ये पानी जो है ना वह बर्फ़ में बदलने लगेगा, बदल जाएगा, यह बात गलत है। सुनिए क्या होता है, जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखेंगे और जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा, इसमें एक छोटा सा आइस का टुकड़ा बनेगा। 0 डिग्री सी पर यदि लगातार आप रखे हुए तो ये टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते गया होते गया होते गया, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पूरा नहीं जमेगा, कुछ भाग इस पानी का बदल जाएगा किसमें, बर्फ़ में। मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा बन गया और अब आप देखिएगा ना समय के साथ इस बर्फ़ के आकार आकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्चुअल में ये किस चीज़ का टुकड़ा है, आइस का, और अंदर क्या है, पानी, लिक्विड फॉर्म में। वाटर लिखे हैं तो वह लिक्विड ही माना जाएगा। 0 डिग्री सी पर ही आप एक चीज़ देखें कि पानी का कुछ भाग बर्फ़ में बदल गया, लेकिन सारा का सारा पानी बर्फ़ में नहीं बदला। अब तुम जैसे ही इसको 0 से माइनस करोगे, हल्का भी माइनस कर दिया, सारा का सारा पानी बदल जाएगा किस में, बर्फ़ में। और हल्का भी 0 से प्लस कर दिया तो जो बर्फ़ भी बना था वह सारा का सारा कन्वर्ट कर जाएगा पानी में। यानी एग्जैक्ट 0 डिग्री सी पर पानी का दोनों अवस्था एक साथ एक ही बर्तन में साम्यावस्था पर होता है। तो जी कहाँ पर पहुंचे हुए थे, फोन होना है तो बोला मत कीजिए, फोन आ रहा है, आने दीजिए, उसका काम है आना। देखिए अब ठीक है, 0 डिग्री सी पर इसका द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों ने एक साथ एक ही बर्तन में है। अब यदि तुम 0 डिग्री सी पर लगातार इसको रखे रहोगे तो होगा क्या, इसको समझो।
ऐसा नहीं है कि बर्फ से पानी में बदलना और पानी से बर्फ में बदलना ये रुक गया है, काम अभी दोनों चल रहा है। शुरू शुरू में छोटा बर्फ का टुकड़ा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और कुछ देर के बाद इसका बड़ा छोटा होना बंद हो गया और ये स्थिर हो गया। तो ऐसा लगता है क्या कि स्थिर हो गया तब इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी ये द्रव बदल रहा है बर्फ में और बर्फ बदल रहा है द्रव में, ये लगातार हो रहा है, लेकिन सेम रेट से हो रहा है। बर्फ का यदि 10 अणु जल में द्रव में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस जल यानी द्रव का 10 अणु बर्फ में बदल रहा है। अब बताइए, दोनों जब सेम रेट से चलेगा तो इस बर्फ के टुकड़ा में इसका जो मास है उसमें कोई परिवर्तन होगा? यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड यानी वाटर इनटू आइस एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये दोनों का रेट जो है आपस में क्या हो गया है? बराबर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इसके मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इस अवस्था में कोई पदार्थ है तो उस समय जो इसका टेम्परेचर है वही कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। और इसी अवस्था को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। अब देखिए, कन्वर्ट यहां पर कौन कैसे कर रहा है इसको समझिए आप। वाटर कन्वर्ट कर रहा है किस में? आइस में। और आइस किस में कन्वर्ट कर रहा है? तो बाबू यह एक रिवर्सिबल ना प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे अस्थाई अवस्था साम्य अवस्था होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पर आएगा। इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब ही है कि वहां पर वाटर भी रहेगा और आइस भी रहेगा। इस प्रकार हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य अवस्था में रहता है। या इसी को दूसरी भाषा में कहें, साम्यावस्था पर रहने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट और बैकवर्ड प्रोसेस का रेट आपस में समान है। हो सकता है इस दोनों डिफिनेशन में कुछ लोगों को दिक्कत हो गया हो, क्योंकि 11th में जनरली लोग साम्यावस्था नहीं पढ़े हैं लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो वह निश्चित रूप से साम्यावस्था पर आता है, और इसीलिए हम उस बात का चर्चा कर रहे हैं। ये शॉर्टकट में इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, EQ का पावर M, इसी को हिंदी में हम कहते हैं साम्यावस्था। खैर कोई बात नहीं, यदि आप ये दोनों डेफिनेशन नहीं समझें तो आपको तीसरा डेफिनेशन से सब बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि वह डेफिनेशन वाष्पदाब से संबंधित है जो आप पढ़े हैं। आप पहले इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। साम्यावस्था बना रहे तुम लोग का? बन गया? ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत उल्टा पुल्टा है। क्वथनांक वाला समझाना आसान होता है, इसको समझाना बड़ी मुश्किल होता है। इसका भी देखो ना, इसका अगला जो लेवल है वो थोड़ा भारी है। समझा देंगे, बस ध्यान रखना, समझाएंगे बस एक बार, दोबारा हम नहीं समझाएंगे, चूंकि वो बहुत बड़ा बात है समझाने के तौर पर, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप लिख चुके तो नीचे एरो दीजिए। दे दिया एरो। अब चुपचाप कॉपी बंद कर लीजिए पेन रख के। काहे कि तुम लोग आदत से लाचार हो, कॉपी खुला रहेगा तो शुरू हो जाओगे। शुरू नहीं होना है, क्योंकि अभी जो समझा रहे हैं उसको पहले लिखाना है, फिर ग्राफ को खींचना है। एक्चुअल में हम आपको ग्राफ पर समझाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कि क्या है। देखो,
नीचे हम लोग लेते हैं टेम्परेचर और इस तरफ लेते हैं वेपर प्रेशर। इसे तो समझ रहे हो आप। वायुमंडलीय दाब ले लेते हैं एक जगह, कितना एटीएम? 1 एटीएम। मान लो हमारे पास एक बर्तन है ये, और इसमें पानी है, और हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, मतलब 25 डिग्री सी पर रखे हुए हैं। तो 25 डिग्री सी पर यदि हम इसको रखे हैं तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प बन रहा होगा ना। तो इस द्रव का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा कि नहीं। मान लीजिए कि इस ताप पर इसका वाष्प दाब इतना है, इस जगह पर। अब हम यदि इसको गर्म करने लगे तो गर्म करने लगेंगे तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा? वाष्प दाब बढ़ेगा। तो गर्म किए, वाष्प दाब बढ़ा। गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए कि स्थिति ऐसा आया जब ये एक एटीएम को टच कर लिया। एक एटीएम को जैसे ही टच किया तो ये लिक्विड बॉईल कर जाएगा। बॉईल नहीं करेगा ये लिक्विड, चूंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया ना वाष्प दाब। जो लोग बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे यदि गिरा दें, बताइए, यदि परपेंडिकुलर लाइन नीचे यदि हम गिराते हैं तो ये जो टेम्परेचर का पॉइंट है, यह कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ही है ना। यह वह टेम्परेचर है जिस पर इस लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, और यही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग कहते हैं T0B, क्योंकि शुद्ध द्रव के क्वथनांक को T0B से सूचित किया जाता है। तो आप ही जरा सोचिए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो वाष्प दाब बढ़ गया। तो आप ही जरा सोचिए कि यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब घटेगा। और टेम्परेचर घटाने पर ही ना कोई सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम घटाना शुरू किए, घटाते गए घटाते गए घटाते गए, और एक स्थिति ऐसा आया यहां पर आने के बाद ये कन्वर्ट कर गया किसमें? सॉलिड में। इसके इधर यह क्या है? लिक्विड। और इस पॉइंट के इधर क्या हो गया? सॉलिड। तो जिस टेम्परेचर पर तुम टेम्परेचर घटा के ना वाष्प दाब को घटाया, और एक स्थिति ऐसा आया जब वह सॉलिड में कन्वर्ट कर गया, तो जिस टेम्परेचर पर वह सॉलिड में बदलने लगा है वहां से परपेंडिकुलर लाइन नीचे डालिए तो ये लाइन यहीं पर ना आएगा। देखो तो यह भी तो एक टेम्परेचर है। यह कौन सा टेम्परेचर है? यह वह टेम्परेचर है जिस पर वह लिक्विड कन्वर्ट करने लगा है किसमें? सॉलिड में। और इसी टेम्परेचर को ना हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ये तो तुम भी जानते हो। तो इसी को हम लोग कहेंगे T0F। समझे का है? नोट का है, शुद्ध है। T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर। यानी शुद्ध द्रव के फ्रीजिंग पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं T0F से, और शुद्ध द्रव के क्वथनांक को इंडिकेट करते हैं T0B से। क्या दोनों बात समझ गए आप? अब थोड़ा समझिए। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एक बाउंड्री है टेम्परेचर का। इसके इधर यह सॉलिड है और इसके इधर यह लिक्विड है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि एक बारगी सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट कर गया सॉलिड में, या एक बारगी सारा का सारा सॉलिड कन्वर्ट कर गया लिक्विड में। तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक बीच की स्थिति पैदा होती है जहां पर वह पदार्थ का कुछ भाग ठोस अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था में भी रहता है, और वह उसका ट्रांजिशन फेज होता है। हल्का भी से इधर गए तो सॉलिड और इधर आए तो लिक्विड। यही वह टेम्परेचर है जहां पर इस पदार्थ का सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक साथ साम्य अवस्था में रहता है। और इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक। इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं हिमांक। तो अब यदि प्रॉपर डेफिनेशन हमको हिमांक का देना हो तो हम क्या कहेंगे, इसको समझिए। पहले यह जगह देखिए क्या है। सॉलिड अवस्था में यह वाष्प दाब का पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे उस पदार्थ का या उस द्रव का हिमांक कहते हैं। अब आया बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में ये इसका तीसरा डेफिनेशन होगा जिसका ग्राफ आपके सामने है। लेकिन अभी और बात समझिए।
इसके इधर ये सॉलिड है, यहां से लेकर यहां तक ये लिक्विड है, और यदि जबरदस्ती और गर्म करके और आगे बढ़ा दें तो इसके इधर क्या है, ये गैस। तो किसी पदार्थ का तो तीन अवस्था हो सकता है इसे, ठोस, द्रव और गैस। फ्रीजिंग पॉइंट से कम पर वह सॉलिड है, फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक और बॉइलिंग पॉइंट से कम पर वह लिक्विड है, और बॉइलिंग पॉइंट से अधिक पर वह गैस है। इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस का परिभाषा एक अलग तरह का बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है तो ठोस, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर है तो द्रव, और बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर पर है तो गैस होगा कोई चीज़। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो भी आपका नज़र पड़ता है और नज़र नहीं भी पड़ता है, तो आप तीन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, ठोस पर, द्रव पर और गैस पर। तो यदि आपसे मैं सिंपल सा बात पूछूं कि सरसों का तेल द्रव अवस्था में ही क्यों रहता है, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? इसका जवाब आप यह देंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोगों का वायुमंडलीय टेम ताप, दाब नहीं, ताप, वो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, 20, 25, 40, 45, इसी तरह से ना होता है। ठंडा में थोड़ा कम, ठंडा में थोड़ा कम रहता है, गर्मी में थोड़ा बढ़ जाता है। तो यदि सरसों का तेल द्रव अवस्था में रहता है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि निश्चित रूप से वायुमंडलीय ताप जो है, यह इस ताप का रेंज उस बॉइलिंग पॉइंट के बीच का है, यानी वह ताप फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक है और बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इसीलिए सरसों का तेल द्रव अवस्था में है। यदि हम उसको आग पर चढ़ाकर खौला दें, बॉईल कर दें और लगातार बॉईल करते रहें, तो हम उसके टेम्परेचर को लगातार बढ़ा रहे हैं, यानी हम उसको बॉईल करके उड़ा देंगे, यानी तेल भी पूरा का पूरा उड़ सकता है। और आप यदि खाना वाना बनाते होंगे, रेंट पर रहते होते, एक आध दिन एक्सपेरिमेंट करना, 1 लीटर तेल डाल के उसको खौलाते रहना दिन भर, देखना वो उड़ेगा कि नहीं। नहीं नहीं, आग कहाँ लगेगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा जी, उड़ जाएगा। अब आग लग जाएगा, उसमें आग लगा देगा तब ना आग लग जाएगा। हम कढ़ाई में धर रखने की बात करें, अच्छा तुम डब्बू में वो छोंकने वाला काम करता है क्या, उसमें आग पकड़ लेता है? अरे हम भी ये सब काम किए तो हमको पता है ये सब, हम भी 6 साल किए हैं ये सब काम, पटना में यही सब खेल वेल चला है। चलो ठीक है, कुत्ता वाला जिंदगी जियो, अभी डब्बू में आग लगाओ, तभी तुम दुनिया में आग लगा सकते हो। डब्बू में आग लगाना जरूरी है। चलिए लिखिए तो नीचे रह के पहले लिखेंगे, वह ताप जिस पर, नीचे एरो देके लिखना है, वह ताप जिस पर, अभी ग्राफ नहीं ना उतारा है, नहीं उतारना, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो फिर ग्राफ उतारना। वह ताप जिस पर किस, और क्या लिखा है, कुछ लिखा दें क्या? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है, उसे उसे उस द्रव का, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। लिख लिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। अरे ग्राफ पहले खींचो, ग्राफ खींचिए पहले।
तुम जो पहले ही पॉइंट डाल देती है, वो पॉइंट से इधर उधर भाग जाएगा। तब पहले ग्राफ खींचा कीजिए, बाद में पॉइंट, जब लाइनिंग कर दीजिए जो जहां पॉइंट गया उस पॉइंट का नाम दे दीजिए। हम इसको पहले ही पॉइंट दे देते हैं, बाद में यहाँ आके मिलता तब टेढ़ा हो जाता। पहले ही ऊपर और काट दी है, आ रहे हैं उधरे मारेंगे टच। हल्का भी हिला डोला तो फिर ग्राफ गलत हो जाएगा। खैर, आपको जैसे अच्छा लगे वो कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, परफेक्शन तो सबका अलग अलग होता है। हो सकता है उसी पॉइंट से आपका लाइन गुजर जाए। गुजरा लिखो, स्टार्ट लगाओ, हेडिंग डालो। तब इसी समय टाइम लगाता है, पहले ही पॉइंट डाल देगा तो यही सब होगा। हमको लगता है कि सब ग्राफ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार ए ना खींचा, एक बार ए ना, क्या रे ऐसा ही ना खींचा है? इसको डॉटेड लाइन खींचना है। अब देखो बन गया। अब इतना देर में हमको लगता है 4 बार बना देगा आदमी ग्राफ। चलिए नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। हिमांक पर अवाष्पशील विलय, हिमांक पर अवाष्पशील विलय, हिमांक पर अवाष्पशील विलय के मिलाने का प्रभाव, हिमांक पर अवाष्पशील विलय के मिलाने का प्रभाव। लिख लिए? इंग्लिश में भी लिखना है। लिखो, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। तुम लोगों का फी जो है इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा होना चाहिए था। हिंदियों में लिखेगा, फिर अंग्रेजियों में लिखेगा, सबको फाइन लगेगा 200। सुनिए, पानी उबलता कितना डिग्री सी पर है? 100 डिग्री सी पर। यदि उसमें यदि हम चीनी मिला देते थे तो उसका क्वथनांक 100 से क्या होता था? बढ़ जाता था। इसी को ना क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब सुनिए, पानी बर्फ में बदलता है 0 डिग्री सी पर। यदि हम पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दें और फिर उसको हम बर्फ बनाना चाहें, तो आप बताइए कि वह 0 डिग्री सी पर बर्फ बनेगा, या 0 डिग्री सी से कम पर बर्फ बनेगा, या 0 डिग्री सी से ज़्यादा पर बर्फ बनेगा? ये बर्फ बनेगा 0 डिग्री सी से कम पर, ज़्यादा पर नहीं। क्वथनांक का उन्नयन होता है और हिमांक का अवनमन होता है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। मतलब पानी यदि बर्फ बना है 0 डिग्री सी पर, तो शरबत बना के तब उसको यदि आप बर्फ बनाएंगे तो वो -2 डिग्री सी पर, या जितना ज़्यादा चीनी मिलाएंगे उतना -2 डिग्री सी पर वो बर्फ में बदलेगा। मतलब हिमांक बढ़ेगा नहीं, हिमांक घटेगा। तो आपके दिमाग में अब तक ये बात नहीं आया होगा कि हिमांक घटा कैसे। ये इतना आसानी से आता भी नहीं है। तो एक बार हम समझाएंगे, समझना है तो समझ लीजिए, अन्यथा याद रखिएगा क्या? हिमांक घट जाता है, बस यही याद रखना है। हम समझाते हैं कि इसका प्रॉपर रीजन क्या है। फिलहाल आप एक काम कीजिए, हेडिंग पूरा कर लिए हैं आप? हेडिंग पूरा करने के बाद पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए। इस ग्राफ को हम लगातार नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इस पर फिर से हमको काम करना पड़ेगा, तो जितना दूर मिटाएं उतना पर काम कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम ग्राफ बना के तब इस पर काम करना, अब बकलोल का कमी नहीं है। देखो जितना कर रहे हैं उतना करना है। ये शुद्ध जल है, ये प्योर वाटर। इसमें मिला देते हैं हम लोग थोड़ा सा चीनी। अब ये बदल गया किस में? सॉल्यूशन में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? शरबत ठीक है चलेगा। तो विलियने हुआ ना रे। प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम कहते हैं P0,
और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कहा जाता है पीएस। सब जान रहे हो। इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं टी नोट एफ और इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कहा जाता है टी एफ। टी एफ याद करो, टी नोट भी टी भी, टी नोट एफ टी एफ। याद आ रहा है ये चीज। टी नोट एफ क्या है? शुद्ध द्रव या शुद्ध विलायक का हिमांक। और टी एफ क्या है? शुद्ध विलियन का। फिर बोलता है शुद्ध, टंगड़ी तोड़ देंगे चट्टा कहेगा। विलियन शुद्ध नहीं होता है, विलियन का हिमांक किसको बोलेंगे। हम बाद में इसको लिखा देंगे, फिलहाल आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए। ये पूरा ग्राफ उतार के तब नहीं फिगर बनाना है, बस जितना काम ये किया हुआ है बस इतना कीजिए। अरे ग्राफ उतार रहा था क्या? तुम्हारा दोस्त सब कह रहा है ग्राफ उतार रहा है। नहीं नहीं, ग्राफ नहीं उतारिए। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग की वजह से जगह कम पड़ जाता है, तो उसी में थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग चल रहे हैं। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर का रिकॉर्डिंग होगा, बस 2 चैप्टर का रिकॉर्डिंग बचा हुआ था, बाद बाकी सारे चैप्टर का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो अगला चैप्टर के बाद ये रिकॉर्डिंग वाला सारा सिस्टम यहाँ से हट जाएगा, जो स्टूडियो बना हुआ है फिर ये क्लासरूम में कन्वर्ट कर जाएगा। अब 2 मिनट बैठो, नहीं 2 मिनट में तो निकलोगे, पंखा चलाइए। डिजिटल बोर्ड आ रहा है, क्यों आप टेंशन में हैं? मार्च के लास्ट तक लग जाएगा। एक्चुअल में थोड़ा उसमें लफड़ा हो रहा है इस बोर्ड, ये पूरा बोर्ड जो है ना 24 फीट का, सब पूरा एक ही है। डिजिटल बोर्ड जब भी लगेगा तो इधर बीच में लगेगा या उधर कॉर्नर में लगेगा। ऐसी स्थिति में क्लास 4-5 दिन डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि उसको काट के हटाएगा, फिर उसका सारा काम करेगा, और जितना ना लेंदी काम है ये, तो उसको देखते हैं कि होली की छुट्टी में सोच रहे हैं कि कैसे ही करवा दें। क्या कि क्लास बंद करके तो हम ये काम नहीं करेंगे। हो गया? लिख लिए क्या? सुनो अब इधर, ये बताओ तो पी नॉट में और पी एस में कौन बड़ा होता है? पी नॉट बड़ा होता है। टी नॉट एफ और टी एफ में कौन बड़ा होता है? टी नॉट एफ। ये बात तुम पहले से जानते हो। अब तुमको ये जानना है कि टी नॉट एफ बड़ा क्यों होता है और टी एफ छोटा क्यों होता है। मतलब विलयन का हिमांक कम क्यों हो जाता है शुद्ध विलायक के हिमांक से। पानी यदि 0 डिग्री सी पर बर्फ बना था तो उसी में चीनी मिलाने के बाद शरबत जब बनाते हैं तो शरबत का हिमांक और घट काहे जाता है? वो बर्फ बनने के लिए -2 या -5 डिग्री सी क्यों लेता है और उसका टेम्परेचर घटता क्यों है, ये समझना है हमको। आप इस बात को लिख लीजिए तो नीचे में, बस ये 2 बात को, क्योंकि तुम उसको लिखोगे तो फिर हम इसको मिटा देंगे। नहीं नहीं, कैच कर रहे थे, हाथ से छूटा तो उछाल दिए, लगा हो जाएगा, अभी मथा पर किसी को गिरता तो। क्रिकेट खेलते हैं इसी वजह से वो वहां तक पहुंचा, नहीं तो यहीं गिरता। कहता है क्रिकेट नहीं खेलता। लिख लिया यहां तक? चलो अब इधर देखो, ये पीछे जो ग्राफ था ये ऐसा ही था ना, ये फिर से अपने रूप में आ चुका है। अब हम आपको इसका कारण समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक ही बार समझाएंगे, दोबारा नहीं, उतारना नहीं है। ये एक बर्तन है, इसको हम पानी भर लिए और फ्रिज में ले जाके रख दिए। फ्रिज में रखने के बाद इसमें थोड़ा सा बर्फ बना, और ये एक बर्फ का टुकड़ा फिक्स अमाउंट में बन चुका है। अब ये ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। तो अब ये कितना डिग्री सी पर ये सब खेल वेल चल रहा होगा? 0 डिग्री सी पर। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक या चीनी
इसमें डालते हैं, बताइए वो नमक या चीनी क्या बर्फ में घुस जाएगा? ये तो पानी में घुसेगा, तो पानी में जाके मिल जाएगा वो, क्योंकि वो तो मिल जाता है, सॉल्युबल होता है। अभी पूरा का पूरा नमक चीनी जहाँ तहाँ चारों तरफ इसमें फैल गया। टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सी है। जिस समय 0 डिग्री सी था उस समय मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल के रफ्तार से, 10 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड के रफ्तार से बर्फ बदल रहा था जल में, और 10 के रफ्तार से ही जल बदल रहा था बर्फ में। इस हिसाब से इस बर्फ के अमाउंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। हम जैसे ही इसमें नमक डाले या चीनी डाले, 0 डिग्री सी टेम्परेचर अभी भी मेंटेन है, तो बर्फ जो है वह 10 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड की रफ्तार से अभी भी बदल रहा है, किसमें? जल में। लेकिन अब ये जो जल पहले 10 के रफ्तार से बर्फ में बदल रहा था, अब ये 10 के रफ्तार से नहीं बदल रहा है, अब ये मान लीजिए 8 के रफ्तार से बदल रहा है आइस में। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये घटा कैसे और वो बराबर कैसे रह गया? टेम्परेचर सेम है तो बर्फ का जल में बदलने का दर समान रह गया। टेम्परेचर सेम रहने पर भी जब हम नमक डाल दिए तो ये नमक अंदर बर्फ में गया नहीं, तो बर्फ को तो डिस्टर्ब किया नहीं, ये डिस्टर्ब किया इस जल को। ये जल जितना अप्रोच पहले बर्फ को कर रहा था उतना अप्रोच अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इस जल और बर्फ के बीच बीच में जहाँ तहाँ नमक या चीनी आ जाएगा। तो 10 के रफ्तार से पहले सट रहा था, अब बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, 8 के रफ्तार से सट रहा है। तो बताइए प्रति सेकंड 2 मॉलिक्यूल का नुकसान होगा कि नहीं बर्फ को? बर्फ दे रहा है इसको 10, ये दे रहा है 8। पता चलेगा धीरे धीरे ये सारा का सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा। इसका मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी नहीं रहा, क्योंकि 0 डिग्री सी रहता तो बर्फ को इतने न बना हुआ रहना चाहिए था। अब आप बताइए कि क्या करें कि ये गलने वाला काम ना हो और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। इस 10 को 8 करना पड़ेगा। 10 के बर्फ जो 10 के रफ्तार से गल रहा था, यदि हम इसको 8 के रफ्तार में लाना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इसका टेम्परेचर घटा दे? यदि बर्फ का टेम्परेचर घटा दे तो वह गलना अपने आप बंद कर देगा या कम कर देगा। तो अब यदि घटाइएगा तो 0 से कहाँ लेके जाइएगा? -1 या -2। इस हिसाब से जैसे ही आप मान लीजिए -2 डिग्री सी किए, इसका रफ्तार हो गया 8, यह भी 8, यह भी 8। अब नुकसान नहीं हो रहा है, और ये नुकसान तब नहीं हो रहा है जब तुम टेम्परेचर को घटाया। यानी एक बार फिर से साम्यावस्था हासिल हुआ है, लेकिन कैसे? टेम्परेचर को घटा के। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटा ना कि बढ़ा। आई बात समझ में? अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये काम तो खैर आप पहले से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये शुद्ध द्रव वाला न ग्राफ था, यदि हम इसी में विलियन वाला ग्राफ बनाए तो ग्राफ नीचे से पास करेगा। नीचे से यदि ये पास करेगा तो जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को यदि हम गर्म करेंगे तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसी को ना बाबू टीबी कहते हैं। तो सॉल्यूशन को यदि हम ठंडा करें तो सॉल्यूशन भी ना सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, तो ये निश्चित रूप से सॉलिड में कन्वर्ट करेगा इस पॉइंट के पीछे आकर, ना कि आगे। पीछे आके करेगा तब ना ये इसका कहलाएगा TF। और फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। फ्रीजिंग पॉइंट घटा या बढ़ा? घटा। कितना से? इतना से। इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा TF, और इसी को कहा जाता है डेल्टा TB। यहाँ से ये बात हमको समझ में आ गया कि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है ना कि बढ़ता है। अब उसी ग्राफ में ये काम आप कल कर लेंगे। होमवर्क करके लाओगे? इसको करके लाना है, नहीं तो अभी उतार लीजिए। जिनको लेट नहीं हो रहा है उतार लीजिए, जिनको लेट हो रहा है वो घर पर बना लीजिए। इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो लिखाने वाला बात है वो हम लोग कल कर लेंगे। जिनको लेट हो रहा है निकल जाइए, किन्हीं की कॉपी से उतार लीजिएगा।